नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, उसको लेकर मायावती जी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती जी ने ट्वीट किया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। उन्होंने लिखा है, कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा यहां पर की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया। मायावती जी यहां कह रही हैं कि जो दलित है और मुसलमान है उसने कांग्रेस को यहां भर भर के वोट दिया है, लेकिन यहां कांग्रेस ने दलित और मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व था उस हिसाब से यहां पर नहीं दिया है। आगे लिखती हैं, कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी की गई है यहाँ पर, और ना तो किसी दलित को ना किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और उन्होंने कहा ये इसकी जातिवादी, कांग्रेस की जातिवादी मानसिकता पर सवाल खड़े किया है। उन्होंने कहा ये वर्ग केवल कांग्रेस के खराब दिनों में याद आते हैं, बाकी कांग्रेस ना तो दलित हितैषी है ना तो मुस्लिम हितैषी है, ये सिर्फ वोट लेती है। लेकिन मायावती की बात को दोस्तों आगे बढ़ाऊंगा। एक मंत्री हैं कर्नाटक के इकलौते मुस्लिम मंत्री की आज मैं बात करने वाला हूं। इनका नाम है ज़मीर अहमद खान। कांग्रेस की पहली सूची में इन्हें कैबिनेट में जगह मिली है, जिनके बारे में आज मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये कर्नाटक के सबसे ताकतवर, सबसे कद्दावर मंत्री हैं, विधायक हैं। ज़मीर अहमद साहब 5 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ के। कांग्रेस के 8 एमएलए में से एक हैं। इनकी उम्र की बात करूं तो ये इनकी उम्र है 56 साल और ये बेंगलुरु के चामराजपेट से विधायक बने हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी जेडीएस से हुई थी 2005 में, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें जेडीएस को 2016 में छोड़ दिया। उसके बाद आपको याद होगा 2018 में ज़मीर अहमद भी जेडीएस कांग्रेस जब सरकार बनी थी वहाँ पर 2018 में, तब भी ये मंत्री बनाए गए थे। काफ़ी ताकतवर हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं और सिद्धारमैया के साथ इनकी तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं। उनके साथ साथ ये हमेशा चलते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ताकतवर मंत्री हैं और इनकी चर्चा इसलिए काफ़ी हो रही है। ज़मीर अहमद की चर्चा आजकल काफ़ी है और कहा जा रहा है ये करोड़ों के मालिक हैं। इनका जो हलफनामा आया था 2023 के इसी चुनाव में, और उसमें हलफनामे में कहा गया था इनकी जो संपत्ति है करीब करीब 22 करोड़ है। यहाँ तक कि दोस्तों इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है, यानी ये ईडी के निशाने पर भी है। यहाँ तक कि ये है कि ज़मीर अहमद ईडी के सामने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने भी पेश हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर ईडी के शिकंजे में कहीं ना कहीं ये भी कभी भविष्य में आ सकते हैं, ऐसी आशंका है, क्योंकि सामने एक बार पेश हो चुके हैं, पूछताछ हो चुकी है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में 13% मुस्लिम आबादी है और कांग्रेस की जो जीत है आपने देखा होगा, 136 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने हासिल की हैं। 43% वोट शेयर था इनका और पिछले 3 दशकों में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत कांग्रेस ने हासिल की। कांग्रेस ने यहाँ पर दोस्तों बात करूँ तो मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, यानी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। खासतौर से जो वादे किए गए थे उन वादों को लेकर वहाँ की जनता ने वोट किया। अमित शाह ने जिस तरीके से जाकर वहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी वो काम नहीं आया। अमित शाह कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि एक दावा आपको याद होगा, अमित शाह ने कहा था कि जो मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है कर्नाटक में या तेलंगाना में वो हम ख़त्म करेंगे। ये असंवैधानिक है, यानी संविधान विरोधी ये जो आरक्षण मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर 12% आबादी है। सोचिए 12%, 13% मुसलमान कर्नाटक में रहते हैं। उसके बावजूद क्या कहा जाए, इसका एक मतलब ये हुआ यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया। यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने मुद्दे पर वोट किया है। कर्नाटक में तो हो गया मुद्दे पर, तो क्या कर्नाटक में जिस तरीके से लोगों ने मुद्दे पर वोट किया है, क्या ये तेलंगाना में होगा? क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी होगा? क्या आने वाले 2024 में जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, जिसको लेकर लोग, विपक्ष खासतौर से लामबंद हो रहा है, क्या मुद्दे पर चुनाव होगा या फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके इस पर होगा? क्योंकि
एक बात आप याद करिए कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का गेट जो है वो खुल रहा है और बीजेपी इसे लगातार प्रोजेक्ट कर रही है कि उसने राम मंदिर का निर्माण कराया या उसके शासनकाल में राम मंदिर बना। टीवी में आप देखते होंगे कि हमेशा मुद्दे गायब रहते हैं, ना तो बेरोजगारी का मुद्दा रहता है, ना भ्रष्टाचार, महंगाई, इसके मुद्दे गायब रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद चलता रहता है और टीवी मीडिया को लोग आजकल इसीलिए गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है, यानी गोदीगिरी करता है ये मीडिया, इसीलिए इसे गोदी मीडिया कहते हैं। मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, खास तौर से मायावती जी ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से दलितों ने, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया है, क्या यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था? ये सवाल खड़े किया है मायावती जी ने, बहन जी ने। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।